So today we people are going to solve a paper which is issued by the government. So SSLC model question paper 1 we are going to solve for the academic year 2024-25. This is first language English paper. First language English paper, its code is 14E. So let's start. What question paper is issued by the government of Karnataka? So here we are having the first question. In the first question, 4 alternatives are given for each of the following questions. बेटा यहाँ पे नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्चुअली 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं हर साल, इस बारी भी 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं विथ 4 अल्टरनेटिव्स, जिसमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं. इन 4 अल्टरनेटिव्स में सिर्फ एक ही अप्रोप्रिएट आंसर है, तो उस आंसर को हमें ऑप्ट करके लिखना है. यहाँ से इनकम्प्लीट स्टेटमेंट क्वेश्चंस है या नहीं बोले तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हुआ. ये ऐसे दिए हुए रहेंगे, क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, नहीं तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स रहेंगे. ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट. सिर्फ 4 में से एक ही करेक्ट है. 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से एक करेक्ट है और मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट है, नहीं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट आंसर. आपको चूज करके कंप्लीट आंसर भी लिखो बोल रहा है. सिर्फ चूज करके ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, सी लिख दिया, नहीं, आंसर भी होना चाहिए उसका उसके साथ. ओके, कंप्लीट आंसर बोल रहा है. अलॉन्ग विथ इट्स लेटर ऑफ अल्फाबेट. उसके अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट है? ए अल्फाबेट है, बी है, सॉरी ए है, बी है, सी है या डी है. चारों में से कौन सा है? अल्फाबेट भी लिखना है और कंप्लीट आंसर भी लिखना है. डू यू रिमेंबर? नहीं सर, हम खाली इतना डालते, ए और द डाल देते, कौन सा ऑप्शन है दिखते नहीं. हम होता है आपके साथ, करते हैं बच्चे, देखा है मैंने. तब बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे. देयर इज डैश फ्लाई इन डैश कॉफी. यहां तक स्टेटमेंट हुआ. ये नीचे आएगा, आपको मेरे पास प्लेस था, मैंने साइड में लिख दिया हुआ है. स्टेटमेंट दिया, एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, जैसे देयर इज डैश फ्लाई इन डैश कॉफी. क्या बोल क्या रहा है? इंस्ट्रक्शंस आगे रहेंगे नहीं तो नीचे रहेंगे बेटा. ओके, फुल स्टॉप के बाद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर. इस ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट आर्टिकल कौन से होंगे? यहाँ पे ब्लैंक्स दिया, 2 ब्लैंक हैं, 2 आर्टिकल्स भी यूज किए गए. एन और द दिया हुआ है, ए और एन दिया हुआ है, ए और द दिया हुआ है, द और द दिया हुआ है. चलिए देखेंगे कौन सा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा. कैसे पता चलता है? यूजेस ऑफ आर्टिकल सीखे हम लोग. कौन सा आर्टिकल कहाँ पे लगेगा सीखा है ना. वॉवेल के साथ क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, और चीज डेफिनाइट हुई तो क्या लगेगा, दैट वी हैव लर्नड इट. तो चलिए अकॉर्डिंगली ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है देखेंगे. देयर इज डैश फ्लाई. फ्लाई फ की आवाज आ रही है बेटा, वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ आएगा डेफिनेटली. कहाँ पे है? यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है. ये तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए हमारे. अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे द है बेटा. द नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लाई ऑलरेडी मेंशन किया हुआ नहीं है, मक्खी को ऑलरेडी मेंशन नहीं किया हुआ है. फ्लाई का मीनिंग मक्खी होता है. तो ए यहाँ पे ओके, पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला ब्लैंक भी अप्रोप्रिएट है नहीं है, चेक कर लेना चाहिए. तो बेटा देयर इज अ फ्लाई इन द कॉफी. कॉफी अब यहाँ पे डेफिनाइट हो गई, क्योंकि उस कॉफी में मक्खी है बोलना है हमें, उस बोलना है तो डेफिनाइट हो गया वो. तो इसकी वजह से हमारा ए और द ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा. तो हम कैसे लिखेंगे आंसर बेटा? एग्जाम में लिखने का तरीका देख लीजिए. आपको क्वेश्चन तो नहीं लिखना एग्जाम में, तो यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर की जब लिख रहे हैं आप, 1 डालने के बाद क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी इज अप्रोप्रिएट, तो बी डालेंगे हम लोग बेटा. बी डालने के बाद ए और द है आंसर. ये कहाँ रहेगा? मार्जिन के इस साइड में बी लिखेंगे हम आंसर, सॉरी मार्जिन के इस साइड में लिखेंगे हम बी ऑप्शन. और क्या है उसके अंदर? ए कॉमा द है. फिनिश. इतना ही लिखना है हमारे को. टिक डालते हुए वहां पे नहीं बैठना. हो सके क्वेश्चन पेपर में मत डालिए, क्योंकि जब भी स्क्वाड आएगा तो दैट ही विल अगेन मेक यू ट्रबल. सो इट शुड नॉट डू इन द क्वेश्चन पेपर. आंसर शीट दिया हुआ है,
लिख के रख देना आंसर। और एक चीज याद रखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर नीचे नहीं करना क्वेश्चन आंसर्स। अब मेरे को फर्स्ट लिखा, सेकंड नहीं आ रहा था, तो थर्ड लिखना नहीं, सेकंड के लिए स्पेस छोड़ दो, थर्ड को जाओ। अंडरस्टूड? क्योंकि एक लाइन में आंसर हो जाता है हमारा। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्टली। स्टेटमेंट इतना है, यहां से यहां तक फुल स्टॉप है, इसको नीचे दिया हुआ रहेगा बेटा। क्या बोल रहा है इंस्ट्रक्शन? द सुटेबल क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग पढ़े हम, इसका सुटेबल कौन सा होगा क्वेश्चन टैग टू बी एडेड हियर इज। कौन सा क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे? हेल्पिंग ऑफ देख लेना है, हेल्पिंग ऑफ क्या है यहाँ पे? शुड है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? टैग कौन सा लगेगा? नेगेटिव। कहाँ है नेगेटिव? शुड दे है क्या? नहीं। डोंट दे है? अच्छा। डू दे है? शुडेंट दे है? यस एग्जैक्टली, हमारा राइट आंसर हो गया आंसर बी, सॉरी डी, शुडेंट दे। गॉट? Next, come to the third question. The word that takes ir, यहाँ पे ir को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। The word, वो वर्ड जिसको ir लगाने से एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स is, ir लगाने के बाद नेगेटिव बनना हो वर्ड, कौन सा है? पॉसिबल को हम इरपॉसिबल बोले कभी? अच्छा। सेकेंड वन, इमेजिन को इर इमेजिन बोले? नहीं बोले, नहीं लगेगा फिर उसको। रेस्पॉन्सिबल इररेस्पॉन्सिबल बोले? ऑब्वियसली बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने। लॉजिकल इरलॉजिकल नहीं होता, इलॉजिकल होता है। पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है बेटा, इम लगाए तो हम ये अपोजिट बनता है ने, ओके। और यहाँ पे इमेजिन अनइमेजिन होता है, इमेजिन अनइमेजिन, तो यहाँ पे अन लगता था, इसको लॉजिकल को इल लगता था, तो अब लगने वाला रेस्पॉन्सिबल को ही इर लगता है ताकि अपोजिट बन जाए। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा हम इसका? सी ऑप्शन, इररेस्पॉन्सिबल, आई आर इर, स्पेस दे दो, नहीं खाली हमको रेस्पॉन्सिबल लिखना है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमारे को, ओके। जस्ट रेस्पॉन्सिबल डाल दो, बस खत्म। रेस्पॉन्सिबल, इसको इर लगाए तो ये अपोजिट बनता है बोल के हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? समझ में आया तीनों क्वेश्चंस? लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. Here we have got the question, we dash an important in our son's performance this year. The correct phrase to be filled in the blank is, यहाँ पे phrases दिए हुए हैं बेटा, हम लोगों ने phrases पढ़ा है, phrases and clauses. राइट यूज कहाँ पे फिल करना है? लेसन के बाद, चैप्टर होने के बाद फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए थे, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, यू हैव स्टडीड इन दैट, ओके। लुक फॉर, लुक एट, लुक आउट फॉर, लुक इनटू। तो अब यहाँ पे पूरे लुक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यूज कौन सा करना है? तो इसके मीनिंग्स अगर से हमें पता है तो दैट वी कैन डू दैट। बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, वी डैश लुक एट एन इम्प्रूवमेंट इन आवर सन्स परफॉर्मेंस दिस ईयर। लुक एट, look, we look at an improvement, हमने देखा an improvement in our son's performance this year, we look at, okay। so आंसर हमारा कौन सा रहेगा करेक्ट? C1, look at। come to that next word, give the noun form of the word reduce। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, वर्ब से नाउन कन्वर्ट करने वाला, या वर्ब दिया हुआ है reduce, इसको हम नाउन में कन्वर्ट करना है। तो क्या था? reduce, reducing, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया बेटा, इसको हम कंटिन्यूस में चेंज करें, बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। reduce तो V2 हो गया, V2 V3 हो गया, मीन्स टेंस चेंज करा खाली यहाँ पे। reducingly यहाँ पे एडजेक्टिव बना दिया उसको। रिडक्शन, कम करना, सो दिस इज द राइट आंसर, डी, reduction। don't write with capital, small letter, reduction। got? next, love ebbs like the tide, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, love ebbs like tide, the figure of speech used here is, कौन सा figure of speech यूज हुआ? क्यों? एग्जैक्टली सिमिली रहेगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे लाइक आ गया, लाइक और एज रहा तो सिमिली होता है और कंपेरिजन होता है। मेटाफर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि लाइक और आ जाए तो मेटाफर नहीं बन सकता वो। अलाइट्रेशन नहीं है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है क्या यहाँ पे, ल ई ल द टाइप नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो सकता है क्या, पर्सनिफाई किया है कोई ह्यूमन क्वालिटी, कोई नॉन लिविंग थिंग को नहीं दिया हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा होगा, सिमिली इज द राइट आंसर। तो आंसर ए सिमिली is the right one. So this is the first question, first bit we have completed. In first bit we people will get 6 question answers. So here we are having the question number 7, 8, 9 and 10. So main question number 2, in that main question number 2, observe the relationship in first pair of the words and complete the second pair accordingly. फर्स्ट पेयर दिया हुआ है, सेकेंड पेयर को देख के कंप्लीट करना है। तो देखिए चलिए, हो हमें आता है नहीं आता है। किडनीज यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है बेटा, स्टडी ऑफ किडनी जो स्टडी करता है उनको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आईज की स्टडी जो करता है क्या कहते हैं, याद है? ऑलरेडी हम लोगों ने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप अगर से कन्फ्यूजन है तो नियरली 60-70 एनालॉजिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसके अंदर, 60 है ना। सो जस्ट गो थ्रू दैट यू विल लर्न मोस्ट ऑफ द आंसर्स फ्रॉम हियर। तो व्हाट आर द स्पेलिंग ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? ओ पी हाँ टी एच ओ हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आइज का जो ट्रीटमेंट करता है या स्टडी करता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ए आता है बेटा। नेक्स्ट, फो एनिमी होता है बेटा। फो का वर्ड्स मीनिंग दिया हुआ, कौन से पोएम में है ये? पॉइजन ट्री। फो एनिमी को बोला गया। एंगर, एंगर के लिए एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, यस वेरी गुड, रात, WRATH, रात। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड माई रात, रात रात रात, डू यू रिमेम्बर रात? एंगर, एंगर को बोला गया। ब्रेक, ब्रेक बेटा दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। सीज, सीज, अब और एक सीज कौन सा होगा बेटा? SEIZE, सीज। ओके, नेक्स्ट, गैलेंट का मीनिंग हो रहा है ब्रेव, ये तो है लॉचिन वर्ड में। इंडिकमेंट, इंडिकमेंट का क्या होगा मीनिंग? ये भी है आपके लेसन्स में से ही है। इंडिकमेंट कौन सा लेसन में आया? कौन सा लेसन? एक्यूजेशन। इंडिकमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्यूजेशन। ओके, आपके ग्लॉसरी में सही है बेटा, जाके चेक कर लीजिए। आई थिंक इट इज विलेज क्रिकेट मैच और कंज्यूमरिस्ट कल्चर, इन दोनों में से ही है, आपको जाके चेक कर लेना पड़ेगा। ओके, कम टू री राइट एज डायरेक्टेड, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? री राइट एज डायरेक्टेड, जैसा बोला गया है वैसे, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग डायरेक्शंस दिए हुए रहेंगे। तो पहला वाला 11th क्वेश्चन देख लीजिए। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस बोल के दिया हुआ है बेटा, यहाँ तक बोल रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। दे ओपन द थिएटर ओनली लास्ट मंथ, तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, दे ओपनड द थिएटर ओनली लास्ट मंथ। दे सब्जेक्ट है हमारा, ओपनड जो है V2 फॉर्म ऑफ दी वर्ब। V2 जब रहता तो कौन सा रूल लगेगा? पास्ट इंडेफिनाइट वाला। द थिएटर इज द ऑब्जेक्ट, ओनली लास्ट मंथ इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो लेट अस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पहले क्या लेंगे बेटा? द थिएटर इज द ऑब्जेक्ट एंड दे इज द सब्जेक्ट। पहले क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। तो द थिएटर लिख दूं मैं पहले, द थिएटर। ओके, अब यहाँ पे पास्ट टेंस चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे कौन से? वाज नहीं तो वर। तो हम यहाँ पे क्या लूं बेटा? वाज, क्योंकि सिंगुलर है। द थिएटर वाज, हाँ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओपेंड का ओपेंड ही रहेगा, V2 और V3 दोनों सेम रहता है। ओपेंड, अच्छा, ओपेंड लास्ट मंथ, ओनली लास्ट मंथ, रिमेनिंग पार्ट ओनली लास्ट मंथ बाय, बाय दे जाके क्या होगा? देम होगा। अगर से एक्टिव पैसिव में कुछ डाउट है, देयर इज अ वीडियो
क्लियरली उसमें मेंशन किया गया है 8 टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं. जस्ट वंस गो एंड सी दैट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट. ओके, कम टू चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच बोला है बेटा. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा सेड द ट्रैवलर टू द गर्ल. गर्ल को ट्रैवलर ने बोला कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा. रिपोर्टेड स्पीच क्या है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच. अब इस रिपोर्टेड स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको इनडायरेक्ट करना है या रिपोर्ट करना है. तो क्या करेंगे बेटा? कौन रहा है? द ट्रैवलर. किसको बोल रहा है? द गर्ल. तो हम पहले इधर ले लेंगे क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है. इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जाके अगर से देख लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा. अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं हम, देख लीजिए. अगर से कुछ कंफ्यूजन है यू कैन गो टू दैट वीडियो. ओके, हु सेड? द ट्रैवलर. ट्रैवलर बेटा टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे. तो क्या करेंगे हम? आस्क्ड करेंगे. आस्क्ड किसको बोल रहा है बेटा? द गर्ल. आस्क्ड द गर्ल. इतना हमारा इधर का पार्ट हम लोगों ने लिख लिया. अब इसको हमें चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा. अब ये सेंटेंस है बेटा. तो पहले क्या करना है हमें? क्वेश्चन जब रहता है तो इधर का इधर, सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को सेकेंड प्लेस में कर दिया. यहाँ पे पहले हम कनेक्टर लगाएंगे. क्या कनेक्टर लगेगा बेटा? वेरी गुड क्वेश्चन है तो इफ या वेदर, क्योंकि यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आप कुछ भी लगा लीजिए चलेगा. वेदर लगाओ या इफ लगाओ. वेदर ले लूं? ओके, चलिए वेदर ले लिया मैंने. वेदर यू. अब यहाँ पे यू कौन है बेटा? लड़की है क्योंकि ट्रैवलर आस्क्ड द गर्ल. गर्ल को बोल रहा है तुम अब कौन है यहाँ पे? गर्ल है. तो वेरी गुड, शी होगा. यू जाके शी. आर है. आर चेंजेस टू वाज या वर. शी के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा. शी के साथ वाज. हाँ, गोइंग विल रिमेन गोइंग. बिफोर चेंज नहीं होता है. गोइंग. हाँ, ऑल ही रहेगा. द ही रहेगा. वे ही रहेगा. टू देहरा विल रिमेन सेम. टू देहरा. फुल स्टॉप. लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के हम लोग फुल स्टॉप डालेंगे. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? अगर से बेटा नहीं समझ में आए, एक मरतबा जाके वीडियो को ओपन करके देख लीजिए. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है. देखेंगे, क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे करना है. क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको रहेगा. एक्टिव पैसिव पे एक रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक रहेगा. क्लियर? सो हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 13. फ्रेम ए क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइंड वर्ड्स एज आंसर. फिर से आया बेटा अंडरलाइंड वर्ड्स एज आंसर वाला क्वेश्चन. इसका स्ट्रक्चर और कैसे करना है दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास. इसका वीडियो भी है अगर से आपको देखना है तो दैट यू कैन चेक आउट. फ्रेम ए क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइंड वर्ड एज आंसर. सो हियर द लायन वांटेड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन हिज किंगडम. द लायन इज यहाँ पे द लायन क्या चाहता है? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहता है इन हिज किंगडम. ये पीयूसी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लेसन है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, उसमें से लिया गया सेंटेंस है. सेंटेंस कहीं का भी दे सकता है, नॉट एन इश्यू. हम लोगों को सवाल तैयार करने आता है या नहीं आता है, दैट ही इज चेकिंग. आंसर क्या होना है हमें? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. क्या चाहिए यही पूछेंगे ना. व्हाट. वेरी गुड. व्हाट ले लिया बेटा हम लोगों ने. पहला तो वर्ड मिल गया हमें, व्हाट लगाना है. अब इसके बाद हम चेक करना है कि हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा यहाँ पे. एग्जैक्टली. डिड क्यों लगेगा यहाँ पे? वांटेड. V2 फॉर्म ऑफ दी वर्ब है बेटा. जब हेल्पिंग ऑफ नहीं है तो वर्ब को चेक करना. वर्ब V2 में रहा तो यहाँ पे क्या लगता है? डिड. उसके सब्जेक्ट व्हाट डिड? द लायन. द लायन. अच्छा, ये वांटेड जगह क्या होगा बेटा? वांट. V1 में कन्वर्ट कर लेंगे हम. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही वो रहता है. जब डिड आ रहा है सेंटेंसेस में हम V2 नहीं यूज कर सकते. हम यहाँ पे वांट V1 लेना पड़ेगा. व्हाट डिड द लायन वांट. अभी ये क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं रहेगा, आंसर वाला पार्ट नहीं रहेगा बेटा. इन हिज किंगडम. क्वेश्चन मार्क डाला है नहीं डाले तो यस, वेरी गुड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस ईच.
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा मेन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, और उसके अंदर हमें 14, 15, 16, 17 चार क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के। तो उस 1 मार्क के आंसर्स हम लोगों को क्या जरूरी है वो भी देख लीजिए, और लिखना कैसा है मैंने लिख दिया है पूरा आंसर, लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है आंसर के अंदर वो जान लीजिए बेटा। What revelation does the blind man get? रिविलिएशन मतलब क्या चीज जाहिर हुई, एक्सप्रेस हो गई। रिवील होना मतलब एक्सप्रेस हो जाना। लास्ट में क्या एक्सप्रेस हो गया, क्या मालूम पड़ा? डज द ब्लाइंड मैन को गेट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, द आईज आर नॉट हियर स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा। स्टोरी के एंड में उस ब्लाइंड मैन को क्या मालूम पड़ा, क्या रिविलेशन है? यस, द गर्ल वॉज ऑल्सो ब्लाइंड। अब पूरी सेंटेंस में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, the blind man get at the end of the story that the girl was also blind। लेकिन मैंने लिखा जो मेन चीज चाहिए आंसर में सर्च कर रहा है, the girl was also blind। यही मालूम पड़ा था ना उसको लास्ट में। Come to the next question, what was Napoleon's dictum? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन, व्हाट वाज नेपोलियंस डिक्टम। नेपोलियन का क्या डिक्टम था, देख लीजिए क्या था डिक्टम। नेपोलियंस डिक्टम वाज, इट वाज इम्पॉसिबल टू हैव टू मेनी मैन ऑन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में टू मेनी मैन मतलब बहुत ज्यादा लोग रहना इम्पॉसिबल है। बट लेकिन वो क्या करता था देख लीजिए, ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन हिज पावर, अपने पावर में जितने भी लोग हैं ना, टू कॉल अप एवरी अवेलेबल मैन फॉर द बैटल में ना हर एक अवेलेबल मैन को बुलाता था वो। फील्ड में जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा ताकत दिखाई देगी, है ना बैटल फील्ड में। लेकिन क्या हम वही चीज क्रिकेट मैच में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। दैट वॉज द डिक्टम ऑफ नेपोलियन। Okay, this is from village cricket match से क्वेश्चन दिया है। Let's come to another question, 16th one. How was Marion going to identify Gaultier's messenger? Marion कैसे आइडेंटिफाई करेगी ये गॉल्टियर से ही भेजा गया मैसेंजर है? जब वो आके उसके हाथ पे किस करेगा और मुंह पूछेगा कि मुझे पाई दीजिए, गॉल्टियर ने भेजा है, ये जब बोलेगा तो दैट शी इज गोइंग टू आइडेंटिफाई। तो हमारा आंसर हमने लिखा है when the messenger kissed her hand and asked for the pie। तो अब हम मेन चीज हमारी आंसर अंडरलाइन करेंगे, kissed her hand। मेन चीज ये, अगर से सब लिखे हम ये नहीं लिखे बोले तो कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको। बट आ जाइए 17th क्वेश्चन, वेयर वॉज द बोट moored? moored का मीनिंग होता है टाइड। क्या होता है बेटा? TIED, टाइड। कहाँ पे बोट बंधी हुई थी? कहाँ पे बंधी हुई थी? यस, द बोट वॉज moored टू अ विलो ट्री। टू अ विलो ट्री इज द मेन आंसर हियर, अंडरलाइन इट, इट विल गिव द गुड इंप्रेशन ऑन योर इवेलुएटर। सर यहाँ का नहीं दिया ना सर, आप इसने अंडरलाइन, इट वॉज इम्पॉसिबल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। ओके, दिस इज द मेन आंसर। We have to underline by using scale and pencil. It will give a good impression on the evaluator. They will understand that the child is studied very well. Okay, let's see some more questions. So here we are having the question, main question number 5. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. What he is asking, 2-3 sentence answer. अगर से हम लिख रहे हैं 2 सेंटेंसेस में या 1 सेंटेंस में, यू वॉन्ट गेट द कंप्लीट मार्क। सो ही इज आस्किंग इन 2-3, नीड टू राइट इन 2-3 सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंस मस्ट बी एटलीस्ट 2 or 3। सो हियर कम टू द क्वेश्चन, मेंशन द यूजलेस वर्क्स। क्या यूजलेस वर्क्स करता था? क्या क्या करता था वो? डन बाय द ईडल मैन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या क्या यूजलेस काम करता था? क्या क्या यूजलेस काम करता था? कौन? द रॉन्ग मैन। द मैन मेड लिटिल पीसेस ऑफ स्कल्पचर्स। बेटा पहली चीज हमारी आ गई कि पहला चीज क्या करता था? लिटिल पीसेस ऑफ स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स बनाता था वो। क्या बनाता था? तो पहला सेंटेंस हो गया हमारा। अब स्कल्पचर्स के अंदर किसके कैसल बनाता था? कैसल का स्कल्पचर बनाता था। क्वेंट अर्दन थिंग्स। क्वेंट अर्दन्स मीन्स क्वेंट वाली मतलब क्या होता है? बहुत ही बारूक नाजुक वाली चीजें बनाता था। क्वेंट अर्दन थिंग्स। अर्दन थिंग्स का मतलब होता है मेड अप ऑफ क्ले। अर्दन थिंग्स, अर्दन थिंग मीन्स अर्थ से बनी वाली चीज, वो बनाता था। डॉटेड ओवर विथ सीशल्स। उसके ऊपर सीशल्स से डॉट करता था।
निशान बनाता था, इसको डेकोरेट करता था सीशल्स का इस्तेमाल करके। एंड आल्सो दूसरा पॉइंट हमारा है एंड आल्सो इंडल्ज इन पेंटिंग। पहली चीज़ वहाँ पे होगी, दूसरी चीज़ यहाँ पे होगी। एंड आल्सो यू कैन स्टार्ट दिस एंड कैपिटल एंड पुट अ फुल स्टॉप हियर दैट वी कैन मेक 2 points here. गॉट? 2 पॉइंट बन गए हमारे, 2 मार्क मिलेंगे। नहीं सर हमें वो चीज़ नहीं आई, जस्ट इफ वी हैव रिटन द मैन मेड लिटिल पीसेस ऑफ स्कल्पचर, आगे वाला नहीं आ रहा है, हम लोगों को समटाइम्स भूल जाता है कि क्या बनाया था वो। एंड आल्सो इन मेड द पेंटिंग्स, अगर से ये भी लिख रहे हैं तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, बट यू नीड टू स्पेसिफाई द डिफरेंट 2 points, स्पेसिफिकली डिफरेंट 2 points बोल के मेंशन करना। एक ही लाइन में मैंने दोनों चीज़ें लिख लिया, द मैन मेड स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, दोनों भी लिख दिया, एक लाइन में हो गया अपना। सो यू वोंट एक्सपेक्ट दैट 2 marks यू विल गेट। स्पेसिफाई करो टू सी द यूजलेस वर्क डन बाय द मैन बोल के ऊपर हेडिंग डाल दो, नीचे एक पॉइंट बना के लिख दो द मैन मेड लिटिल पीसेस ऑफ स्कल्पचर, पहला पॉइंट, दूसरा वाला ही मेड द पेंटिंग्स आल्सो मेंशन करो, 3 पॉइंट बना के लिख दो उसको। तो हम लोगों को आंसर कैसे लिखना है वो भी पता रहना चाहिए। बेटा आंसर वही लिख रहे हैं हम लोग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दो वर्ड ही है यहाँ पे, मेन चीज़ है तो 2 ही हैं। अब हम लोगों ने उसको एलाबोरेट करने के लिए वो सब चीज़ें लिखी हुई है। अगर से नहीं याद आ रहा है हम लोगों को तो तब करेंगे क्या, द मैन मेड पेंटिंग्स एंड द मैन मेड स्कल्पचर्स, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द यूजलेस वर्क डन बाय द मैन बोल के डाल के 2 पॉइंट बना के लिखो, ताकि आपको दोनों पॉइंट के लिए 1 मार्क मिले। गॉट? आगे आ जाइए। वाई डिड जीन लाई, लाई मतलब झूठ बोलना। जीन ने क्यों झूठ बोला? वाई डिड जीन लाई करा, लाई करना मतलब झूठ बोलना। टू पियर, किसको बोला था? पियर को झूठ बोला था। एंड सेंड हिम टू फेच द टार्ट, और फेच लाने के लिए, क्या लाने के लिए? टार्ट लाने के लिए भेज दिया उसको। जीन ने पियर को टार्ट लाने के लिए बोला, पियर ऑलरेडी पाई लेके आया था बेटा। अब पियर टार्ट लाया, दोनों मिलकर बांट के खा लिए, जीन और पियर दोनों भी खा लिए। खाने के बाद अब उनको याद आता है कि टार्ट भी रखा हुआ था वहाँ पे, तब पियर जाएगा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, उसको लग रहा था क्योंकि मैंने अब झूठ बोल के लाया है। अब तो पियर जाने के बजाय जीन को भेज देता है, जीन जाता है, जाके खूब मार खा के आता है। आने के बाद अब क्यों भेजा था उसने? पियर को भेजा उन्हें, फिर जीन तो मार खा के आया था फुल, भेज दिया उसको। क्यों भेजा था? इंटेंशन क्या था कि मैं तो मार खाई, उन्हें मार खा दे, ये इंटेंशन था, मेन इश था। लेकिन हम इतना इश लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा हम लोगों को। देखिए लास्ट में लिखा है ना, पियर सी ही डज दिस एज ही वांट्स, पियर आल्सो गेट पनिश, पियर को भी पनिशमेंट होना चाहिए। दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ सेंडिंग। लेकिन 1 ही मार्क मिलेगा बेटा, और 1 मार्क हमें स्कोर करना है, 2 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन। तो हम क्या लिखे यहाँ पे देखो, जीन वाज थ्रैश्ड, जीन वाज थ्रैश्ड ब्लैक एंड ब्लू। बेटा इतना मारा था गॉल्टियर ने उसको, बाई गॉल्टियर, किसके द्वारा? ग्वाल्टियर के द्वारा उसको बहुत मारा पीटा गया था, ब्लैक एंड ब्लू हो गया था ने, मतलब मार खा के, मार खाने के बाद ब्लैक ब्लू होता है स्किन, हाँ रेड होता है आपका, वेरी गुड। पहले रेड होता है उसके बाद ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। ये क्या है? ये दिस इज कॉल्ड डेकोरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत पीटा गया था, इसका मीनिंग होता है ही एस्केप, ये एस्केप करता है। क्या बोल के एस्केप करता है मालूम है? क्या बोल के एस्केप होता है कि मैं उस बंदे को भेजता हूं जो पाई लेके गया, ये बोल के आता है ना वहां से। तो ही एस्केप फ्रॉम हिम सेइंग दैट he will send the person who took the pie। क्या बोल के एस्केप होता है? I will send that person who took the pie। मैं वो इंसान को भेजता हूँ जो पाई लेके गया यहाँ से, बोलता है। उसके बाद he sends Pierre to fetch the tart, और जाके बोलता है he sends Pierre to fetch the tart, जाओ जाके टार्ट लेके बोल के बोलता है। lying, झूठ बोल के भेजता है बेटा, lying to हिम, उसको झूठ बोलता है, किसको?
पियर को, झूठ बोलता है दैट शी वुड ओनली गिव इट टू द सेम मैसेंजर। और क्या बोलता है उसको, पियर को, कि उन्हें बोल रही मैरियन कि शी विल गिव टू द सेम मैसेंजर, सेम मैसेंजर को देती है तो दूसरों को नहीं देती है ना, क्या टांट बोल के बोलता। Who took the pie, जो पाई लेके गया उसको से दे, तुम बोल रही हो नहीं बोल के बोलता। इंटेंशन क्या था, he does this as he wants Pierre also to get punished, means उसको, उसका इंटेंशन क्या था, पियर को भी पनिशमेंट मिलना, हम दोनों मिलके पाई खाए तो मैं अकेला मार क्यों खाऊं, मेरे साथ पियर भी मार खाना, अभी ने तो मार खा के आया था, पियर को मार खाने के वास्ते में भेजता एक्चुअली। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा 2 मार्क का आंसर। कम टू अनदर क्वेश्चन, हाउ इज द एंड ऑफ फीमेल क्रेन सजेस्टेड इन द पोएम। पोएम में एंड कैसे, फीमेल क्रेन कैसे मरी, टॉप एयर ऑफ सारस क्रेन में है एंड कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये डायरेक्टली दिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, द पोएट वेरी डेलिकेटली से दैट, पोएट ने ना बहुत ही नाजुक तरीके से बताया, द पोएट मतलब पोएट, पोएट जिसने पोएम लिखी हुई है, वेरी डेलिकेटली बहुत बारीकी के साथ, डेलिकेट मतलब बारीक तरीके से, बारीकी के साथ, से दैट ये बोल रहा है, ए वेव ऑफ सॉरो केम ओवर हर, एक वेव ऑफ सॉरो आई, ए वेव ऑफ सॉरो मतलब पूरे सैड हो गई वो, कौन, फीमेल सारस क्रेन, एंड शी टू ज्वाइंड हर, बेटा शी टू उन्हें भी, शी टू शी टू वो भी, ज्वाइंड हर डेड मेट, वो भी ज्वाइन हो गए, किसके साथ, अपने डेड मेट के साथ ज्वाइन हो गए। मरने के बाद ही ज्वाइन हो सकते हैं ना, कोई मरे वाले आदमी के साथ ज्वाइन होना है हमारे को तो हम भी मरना पड़ेगा। शी टू ज्वाइंड हर डेड मेट ऑन हिज हेवनली जर्नी, जो हेवन की जर्नी थी उस जर्नी में वो भी उसके साथ ज्वाइन हो गई। इट इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड स्टोरीज ऑफ ह्यूमन लव, ये बेटा हमारे इंसान के लव की स्टोरी से ना बहुत आगे वाली स्टोरी है। हमारे पास इंसान कोई नहीं मरता, अगर से कोई मर गया तो दूसरा वाला मरता है क्या, नो, एक 4 दिन रोता है धोता है, उसके बाद फिर भूल जाके फिर। These birds made, ये बर्ड यहाँ पे, ये दोनों बर्ड ने, these birds made for the life, ये दोनों बर्ड किसके वास्ते बने थे, लाइफ, एक दूसरे के लाइफ के साथ स्पेंड करने के वास्ते बने थे। जैसे मेल मर गया फीमेल भी मर गई बेटा। द पार्टनर्स पाइंस, पाइंस का मतलब होता है गले लगाना, हक, किसको, मौत को गले लगाया। द पार्टनर, पार्टनर मतलब मेल मरने के बाद फीमेल पार्टनर, पाइंस फॉर द अदर, दूसरे के वास्ते में उसने क्या किया, मौत को गले लगा दिया, पाइंस मौत को गले लगा लिया। एंड डाइज अलॉन्ग विथ डेड पार्टनर, उसका डेड पार्टनर के साथ वो भी मर गई। हुआ ये पोएम हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था, तो ये दोनों क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आंसर्स यू नीड टू लर्न देम। So here we are having question number 21, 22, 23. Let's see what the answer, and if it is the question for only 1 mark, how can we write the 2 mark answer? Okay. See here, describe the graceful moment of the boat. क्या पूछ रहा है बेटा, describe the graceful moment. कैसे ग्रेस के साथ चल रही है वो बोट, जब बोट चल रही है तो कैसे दिख रही है, पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया, that he is asking. Of the boat according to William Wordsworth. William Wordsworth is a writer, the poet of the poem. So how he is describing the moment of the boat is asked. तो चलिए देखेंगे कैसे डिस्क्राइब किया। The boat's moment was compared with the moment of a swan. जैसे स्वान पानी में जाता है वैसे बोट मूव कर रही है विद अ ग्रेस। स्वान जब चलता है बेटा ऐसे चलता है, अपनी नेक को ऐसे प्राउडली ऊपर करके, वैसे ही बोट मूव हो रही है। इसके अलावा और क्या किया सर, इतना ही चाहता है आंसर, एक्चुअली इसके मोमेंट को इतना ही बोला। सो नीड टू ऐड 1 मोर पॉइंट, हमें और एक पॉइंट ऐड करना है, तो वी आर एडिंग द बोट लुक्ड लाइक एन एल्फाइन पिनाच टू, अब आगे कर लेंगे हम, टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रखिए बेटा, जब भी आंसर छोटा हो रहा है तो मेक इट 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स बना के सेपरेटली लिखो। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। हाउ डज द नेबर कैरिंग ए स्टोन इन ईच हैंड अपीयर्स टू द पोएट। कौन से पोएम में से,
मेंडिंग वॉल. सो हाउ डज द नेबर कैसे दिख रहा है? कैरी करते हुए, कैरिंग ए स्टोन को जब वो कैरी कर रहा है, एक स्टोन को इधर एक हाथ में इधर एक हाथ में पकड़ के जा रहा है, तो वो कैसा दिख रहा है? किसको? पोएट को दिख रहा है. ए स्टोन इन ईच हैंड अपीयर्स टू द पोएट. पोएट को कैसा दिखाई दे रहा है? दिखाई कैसा दे रहा है? एक ही सेंटेंस बोला गया बेटा वहां पे, लाइक एन आर्म्ड सेवेज ऑफ द स्टोन एज. एक आर्म्ड सेवेज ऑफ द स्टोन एज. स्टोन एज मतलब पुराने जमाने वाला आदमी, जो जिसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके पास कोई मैनर्स नहीं है, वैसे आदमी के जैसा दिख रहा, कोई तहजीब नहीं. तो देखिए क्या बोल रहा है, द नेबर अपीयर्स टू द पोएट एज एन आर्म्ड सेवेज ऑफ द स्टोन एज. स्टोन एज का जो आर्म सेवेज था, आदमी थे, वैसे उसको दिखाई देता है. स्टोन एज वाला. स्टोन एज मतलब मालूम है, स्टोन एज हिस्ट्री में पढ़ा होगा. कैसे थे आदमी मालूम है स्टोन एज वाले? तो वैसे दिखाई दे रहा है उसको. आर्म्ड सेवेज ऑफ द स्टोन एज हु थिंक्स, जो थिंक करता है, दैट गुड फेंसेस में गुड नेबर, जो सोचता है अपनी. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बना लिया है, क्योंकि दैट्स अ थिंकिंग, बिकॉज ऑफ दैट ही इज कैरिंग द स्टोन. आगे आ जाइए. व्हाट सरप्राइजेस अवेटेड. क्या सरप्राइज अवेट कर रहे थे? अवेट करना मतलब उसका इंतजार करना. अवेटेड व्हेन जिम रिटर्न टू द स्टॉकेट. स्टॉकेट को जब वापस आता है जिम, जब भाग जाता है जंगल में, बिकॉज वो जो लॉन्ग जॉन सिल्वर उनको अटैक करता है, तो एट द टाइम वो भाग जाता है वहाँ से जाने के बाद, फिर वापस रिटर्न आता है स्टॉकेट के पास. तो क्या सरप्राइज मिलते हैं उसको? क्या सरप्राइज मिलता है? चलिए देखेंगे क्या सरप्राइज मिलता है. व्हेन जिम रिटर्न टू द स्टॉकेट. जब जिम स्टॉकेट के पास वापस आ जाता है बेटा, रिटर्न आ जाता है, ही वॉज हॉरिफाइड. देख के ना बहुत घबरा जाता है. हॉरिफाइड मतलब घबरा जाना. टू सी लॉन्ग जॉन सिल्वर. किसको देख के? लॉन्ग जॉन सिल्वर के देख के वो घबरा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग करे थे कि जिम को, डॉक्टर लिविसी को, ट्रेनी को, तीनों को खत्म करके उनके पास से मैप ले लेंगे. तो जब देखता है ना स्टॉकेट के ऊपर, किसको देखता है? लॉन्ग जॉन सिल्वर को, तो वो हॉरिफाइड हो जाता है, घबरा जाता है. एंड द पायरेट्स देयर. सिर्फ लॉन्ग जॉन सिल्वर ही नहीं था, उसके साथ पायरेट्स भी थे. पायरेट्स किसको बोलता है? समुद्री लुटेरे, जो समुद्र में लूटने का काम करता है, उनको पायरेट्स कहते हैं. किसको देखा उन्हें? लॉन्ग जॉन सिल्वर को देखा और द पायरेट्स को देखा. द डॉक्टर, और इसके अलावा क्या देखा? द डॉक्टर हैड एक्सेप्टेड डिफीट. डॉक्टर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था बेटा? डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया था. एक्सेप्टेड डिफीट एंड हैड हैंडेड ओवर द ट्रेजर मैप. ट्रेजर का मैप ने उसने क्या कर दिया था? ट्रेजर के मैप को हैंड ओवर कर दिया था बेटा. किसको हैंड ओवर कर दिया था? लॉन्ग जॉन सिल्वर को. डिफीट मान लिया डॉक्टर ने, मान ले के वो ट्रेजर का मैप किसको दे दिया था? लॉन्ग जॉन सिल्वर को दे दिया था. तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, द डॉक्टर हैड एक्सेप्टेड डिफीट. डॉक्टर ने डिफीट को मान लिया था, हार मान लिया था. एंड हैड हैंडेड ओवर द ट्रेजर मैप, और ट्रेजर मैप को उसको हैंड ओवर कर दिया था. तो जॉन सिल्वर या लॉन्ग जॉन सिल्वर, यू कैन राइट. व्हाट? अंडरस्टूड? लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 24. मेंशन द रीजंस. क्या पूछ रहा है बेटा? रीजंस पूछ रहा है, वजह. क्यों गए साइक्लोप के केव के अंदर? क्यों गए? मरने के वास्ते में? तो क्यों गए पूछ रहा है ना बेटा. मेंशन द रीजंस दैट लेड यूलाइसिस को आगे बढ़ाया, एंड हिज मेन, और उसके मेन को, टू एंटर द हैबिटेशन ऑफ साइक्लोप्स. साइक्लोप्स के हैबिटेशन को एंटर करने के लिए क्या चीज मजबूर कर दी? क्यों गए वो? क्या देखने के वास्ते में गए थे? चलिए देखेंगे क्या देखने के वास्ते में गए थे. यूलाइसिस along with his 12 crew members. क्या हुआ बेटा? यूलाइसिस है along with his 12. कितने हैं? 12. कितने हैं बेटा? 12 की. डोंट राइट 12 इन नंबर्स. इंग्लिश लिटरेचर पेपर लिख रहा है, मैथमेटिक्स पेपर नहीं है. 12 लिखने के वास्ते में 12 क्रू मेंबर्स लैंडेड इन एन आइलैंड. कहाँ पे लैंड करे बेटा? एक आइलैंड पे. ट्रोजन वार से वापस आ रहे थे, आते टाइम उन्होंने आइलैंड पे लैंड कर लिए. लैंड करना मतलब जमीन पे आके रुक गए. दे सॉ वेरी ह्यूज. वहां पे उतरने के बाद उनको दिखाई दिया. सॉ मतलब सी का पास्ट टेंस है बेटा. देखे, उन्होंने देखे. क्या देखे? ए वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, ह्यूज केव
विच वॉज बिल्ट विथ ह्यूज स्टोन्स, जो बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ था केव। किससे बनाया हुआ था? बड़े बड़े स्टोन से बनाया हुआ केव था। एंड बिग ट्रीज, और इसके अलावा बड़े बड़े ट्रीज का भी इस्तेमाल किया था उसमें, एज अ पिलर के तौर पे बड़े बड़े ट्रीज का इस्तेमाल किया गया था। सो दे डिसाइडेड, अब इतना सॉरी, द विजिटर्स अंडरस्टूड, विजिटर्स बोले तो यूलाइसिस और उसके साथ जो क्रू मेंबर थे 12 मेंबर्स, द विजिटर्स अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड कर पाए नो दैट द रेसिडेंट ऑफ सच आउटलैंडिश केव, आउटलैंडिश केव एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है उस केव को डिस्क्राइब करने का। उसमें आउटलैंडिश केव था वो बेटा, इंसानों द्वारा बनाया हुआ तो नहीं था, वो इंसान तो नहीं उठा सकते इतने बड़े बड़े स्टोन्स और इतने बड़े बड़े ट्रीज। आउटलैंडिश केव वुड बी ए जियांट, कौन होगा वो? एक जियांट होगा। जियांट का मतलब क्या होता है? A huge person, that's called giant. So they decided to enter, इसलिए उन्हें डिसाइड करे। कुछ अजीब चीज दिखी तो हम लोग भी सोचते हैं ना क्या होंगी देखना बोल के। तो यहाँ पे इतना बड़ा केव है तो कौन बनाए होंगे, कौन होंगे वहां पे रेसिडेंट, कौन रहते होंगे, that they want to see. So they decided to enter the habitation of Cyclops, इसलिए उन्होंने हैबिटेशन का मतलब जो जगह जहाँ पे वो रहते थे, साइक्लोप जो रहते थे उस जगह पे एंटर हो गए, जस्ट टू नो दैट कि कौन रहते होंगे। बट चलिए उसके बाद ये 2 मार्क के 24 तक आपको क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। टोटल कितने क्वेश्चन हुए, कहाँ से स्टार्ट हुए? तो 2 मार्क के 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। 24 तक जो क्वेश्चन है मैंडेटरी, कोई आपको ऑप्शन नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है, पूरे आंसर लिखना है, छोड़े तो आपके मार्क्स कट। अब यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, मेन क्वेश्चन नंबर 6, री राइट एज डायरेक्टेड, जैसा बोला गया वैसा करना है। फिर से आया ग्रामर वाला टॉपिक। चलिए देखेंगे क्या पूछा है क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द अदर 2 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दूसरे 2 डिग्रीज लिखो बोल रहा है बेटा। आगे के 2 डिग्री लिखना है हमारे को, जो दिया हुआ है चेक करना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चेक करके हम लोग आगे के 2 डिग्रीज लिखना है। चलिए देखेंगे। दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर हर्ड। कौन सा होगा ये डिग्री? कैसे मालूम पड़ा? मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अच्छा वन ऑफ द, ये वन ऑफ द क्या बता रहा है? टाइप 2। अच्छा बेटा, किसी ने नहीं सीखा है इसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो हमारा एक वीडियो है द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे पार्ट 1 पार्ट 2 2 बने हुए हैं, जिसके अंदर बेसिक से स्टार्ट हुआ है। पहला पॉजिटिव कैसे करते हैं, कंपैरेटिव कैसे करते हैं, सुपरलेटिव कैसे करते हैं, उसको कैसे चेंज करना है वो भी है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों भी हैं। तो यहाँ पे टाइप 2 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप 2 मैंने बोला था आपको, टाइप 1 तो रहता है, टाइप 2 तो रहता है। दिस क्वेश्चन पेपर डिड नॉट प्रिपेयर्ड बाय मी, गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड। तो आया हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चन। चलिए हम करेंगे, हमें पता है टाइप 2 को कैसे करना है। तो दिया वाला सुपरलेटिव है, टाइप 2 वाला है बेटा। सुपरलेटिव दिया तो पहले क्या करेंगे हम? कंपैरेटिव। यस वेरी गुड। कंपैरेटिव करना आसान है बेटा, पहले सब्जेक्ट ले लेना है। द सब्जेक्ट ले लिया, द बुक, दिस बुक है ना, दिस बुक। हाँ अब क्या करना है बेटा? दिस, अच्छा दिस, अच्छा दिस बुक हो गया हमारा। आगे क्या करना है? इज हेल्पिंग वर्ब। ओके वेरी गुड, ले लिया हम लोगों ने। वन ऑफ द रखना है क्या? नहीं, ये इसको हटा देना है। हम क्या करना? कंपैरेटिव डिग्री लेना है ना। दिस बुक इज मोर, MORE, मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव था, इसका कंपैरेटिव क्या था? मोर इंटरेस्टिंग। दैन लगाया, दैन के बाद एनी अदर आएगा, द मोस्ट अदर आएगा। यस, टाइप क्यों? वेरी गुड, शाबाश, टाइप 2 है। दैन द मोस्ट अदर बुक्स, यहां से ऑब्जेक्ट, बुक्स आई हैव एवर रेड। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब भी आई आ रहा है तो आई कैपिटल रहता है, सिंगल आई जहाँ पे भी आ रहा है कैपिटल रहता है। और चीज देखिए, ये द मोस्ट अदर बुक्स एंड मोर इंटरेस्टिंग,
ये चीज़ों के हमारे मार्क रहते हैं, याद रखिए, डोंट फॉरगेट। अच्छा जी, अब इसका पॉजिटिव भी बनाना है, हमको ऐसे लिखना है बेटा। कंपैरेटिव बनाया हम लोगों ने, पॉजिटिव बनाया, लिखना है हमें। ओके, ये सुपरलेटिव लिखने की जरूरत नहीं है हमको एग्जाम में, सिर्फ हमको 2 पूछा है ना, 2 लिखना है, खत्म हमारा। अब अच्छा, पॉजिटिव किससे स्टार्ट होगा बेटा? ये वेरी फ्यू, वेरी गुड, शाबाश, वेरी फ्यू। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइप 2 है, वेरी फ्यू। हाँ, क्या था हमारा सब्जेक्ट? वेरी फ्यू बुक्स, कहाँ गया? हाँ, वेरी, अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट लेना है हमको। वेरी फ्यू बुक्स, बुक्स, हाँ, आई हैव एवर रेड, हाँ, वेरी फ्यू बुक्स आई हैव एवर रेड। हाँ, अब इज आएगा, आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, क्योंकि बुक्स बोल रहा है बेटा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, याद है? क्योंकि यहाँ पे बुक्स प्लूरल है बेटा। देखिए, वेरी फ्यू बुक्स आई हैव एवर रेड आर, हाँ, एज इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग का पॉजिटिव क्या होगा? इंटरेस्टिंग as this book, सब्जेक्ट लास्ट में। गॉट इट? आया समझ में बेटा? जिसको नहीं आया प्लीज जाइए एक बार डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाला वीडियो देख लीजिए, टाइप 1 टाइप 2 दोनों भी रहेंगे उसके अंदर, इट विल बी क्लियर टू यू। ना कि कम टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बेटा यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाना है हमारे, चलो बना लेंगे, वो भी बहुत आसान सा है काम। तो क्या दिया हुआ है? ही वॉज गिवन ए मेडल फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ गर्ल। हाँ, ये करे हैं हम लोग ऑलरेडी। ही वॉज गिवन ए मेडल फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ गर्ल। बेटा यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, ही वॉज गिवन ए मेडल एक है, फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ गर्ल एक है, 2 सेंटेंसेस मिलके बना हुआ है। हम इसको हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाओ बोल के बोल रहा हूँ। पहले कंपाउंड बना लेंगे। कंपाउंड जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पे याद रखना है हमें 2 चीज़ें। एक है यहाँ पे जो कंजंक्शन लग रहा है, कंजंक्शन कंपाउंड में हमेशा कौन सा कंजंक्शन लगता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है बेटा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से? हमारे फैन बॉयज याद है? फैन बॉयज, उसमें से कौन सा भी एक लेंगे हम। चलिए यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को फर्स्ट में, वी कैन इंटरचेंज द सेंटेंस, मीनिंग स्पॉइल नहीं होना। ही वॉज गिवन, सॉरी, ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अ गर्ल, ऐसे बोल सकता हूँ इस सेंटेंस को। ही सेव्ड द लाइफ ऑफ ए गर्ल एंड लगा लूं, एंड he was given a medal, and he was given a medal. Got? अच्छा जी, अब इसमें हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हम कंजंक्शन कौन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्पेशली सबऑर्डिनेटिंग में आता है बिकॉज, तो अब यहाँ पे लगा लेंगे हम, आ जाएगा आसानी से बेटा। ही वॉज गिवन अ मेडल, यहाँ से फर्स्ट ये सेंटेंस रख रहा हूं मैं, ही वॉज given a medal because he saved the life of a girl. डन बेटा, यहाँ पे 2 चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि उसको आसानी से समझ में आए कि यहाँ पे एंड लगा है और हमारा कंपाउंड बन गया है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोगों ने बिकॉज का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा ओके, तो ये दोनों की आइडेंटिटी है बेटा। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेंगे, और सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर हो गया आपका, नॉट एन इश्यू, चलेगा, बट नीड टू यूज प्रॉपर कंजंक्शंस। Got? Clear है? So here we are having question number 27. Combine the following sentence using to and so that not. हम लोगों ने already सीखा है
टू कैसे ऐड करते हैं और सो दैट नॉट कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दी हुई है हमारे को, दिस कॉफी इज टू हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक। इन दोनों सेंटेंसेस में टू को भी ऐड करना है, सो दैट नॉट को भी ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 27 डाल देंगे। 27 में ए और बी बोल के मेंशन करना है। ए में क्या करना है, टू ऐड करना है। बी में क्या करना है, सो दैट नॉट। दिस कॉफी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ये सेंटेंस है। अब इसमें वेरी हॉट निकाल देंगे और क्या ऐड करेंगे, दिस कॉफी इज वेरी हॉट हटा के टू हॉट। आगे मैंने बोला था फॉर मी ऐड करना है, आगे का सब्जेक्ट देखना है फॉर, अगर से वी रहता तो, आज रहता तो वी लिखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर मी टू ड्रिंक, यहाँ पे टू ऐड कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे टू ऐड कर दिया। क्लियर है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट सो दैट नॉट लगाना है अब हमें। तो यहाँ पे दिस कॉफी इज सो, यस ओ, सो हॉट दैट, यहाँ पे दैट कनेक्टर लगा, आई कैनॉट ड्रिंक it. Got? So question number 7. In that 7 question, what is he asking? Answer the following questions in 5 to 6 sentences. मेन चीज़ है यहाँ पे फोकस करिए, 5 to 6 सेंटेंस में हमारा आंसर होना। हम 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस लिखे तो हमारे उतने मार्क्स मिलते हैं। 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। We need to have write 6 sentences at least. Okay, come here. What is the vision that the enthusiast of free market economy has for India? कौन से लेसन में से है? कंज्यूमरिस्ट कल्चर। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी वाले क्या सोच रहे हैं कि हमारा इंडिया क्या बन जाना, यूएस बन जाना, हमारे घर के सामने 2 कारां खड़े रहना, एक गैरेज में रहना, घर के सामने रहना, घर के जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं वो बाहर फेंकना। हम जैसे प्लास्टिक के कप्स हैं या चीज़ें लाइक रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, यू कैन फाइंड इट नाउअडेज, इट हैज स्टार्टेड। घर पे कोई चीज़ खराब हुई तो कोई बनाने के लिए रेडी नहीं है, उसको उठा दे रहे, घर के बाहर फेंक दे रहे। तो वी आर बिकमिंग व्हाट द विजन दे आर हैविंग, हु द एंथुजियास्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी वाले जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग, बट इट इज नॉट अ राइट थिंग फॉर डूइंग। तो चलिए देखेंगे आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। द एंथुजियास्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। क्या ड्रीम है? यूनाइटेड स्टेट्स बनाने की है, इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स बनाने वाली ख्वाब देख रहे हैं। उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों भी लिखना है हम लोग। विथ 2 cars इन एवरी गैरेज, 2 cars रहना हमारे पास, एक गैरेज में, एक घर पे। एंड रीअश्योरिंग ग्लो ऑफ मैकडोनल्ड एंड पेप्सी साइन बोर्ड्स। देख रहे हैं हम, ये तो आ गए हमारे पास, मैकडोनल्ड, पेप्सी साइन बोर्ड्स, कोको कोला, थम्स अप, इनके साइन बोर्ड्स एवरीवेयर इट कैन बी सीन। इवन दो स्मॉल विलेजेस में भी देखो जाके कि पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला के साइन बोर्ड्स हर जगह है। हेल्थ के लिए नेसेसरी है वो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है, बोन्स को खराब करती है, फिर भी वो बड़े बड़े पोस्टर लगा के बेच रहे हैं, गलत चीजों को बेच रहे हैं। ऑल अलोंग एवरी हाईवे, हर हाईवे पे दिखाई देंगे आपको पेप्सी, मैकडोनल्ड के साइन बोर्ड्स, देखें? यस। I would not like India to become another consumerist society like US. Actually ये नहीं होना चाहिए, US के जैसा हमारा कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी नहीं बनना चाहिए। We should go with original. The negative impacts, क्या क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट्स, वो भी ऐड करें, क्योंकि अगर से हम इसको लिखेंगे आंसर तो 1 मार्क वाला आंसर हो जाएगा इसका। So we need to add the points. So we have added the negative impacts of फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो ये वो भी ऐड कर लिया हम लोग। देख लीजिए, द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फ्री मार्केट इन इंडिया इज दैट इट वुड बी फिल्ड विथ, किससे भरा हुआ हो, टन्स ऑफ गार्बेज, कई टन्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, टन्स टुगेदर हम लोग फेंक रहे हैं बाहर। प्लास्टिक कप्स, ये तो कॉमन हो चुका है, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, हर के लिए प्लास्टिक के कप्स ले रहे हैं हम, और वो यूज़ करने के बाद फेंक रहे हैं, इधर उधर गिर रहा है वो। प्लास्टिक डिग्रेडेबल थिंग नहीं है, इट विल टेक लैक्स ऑफ ईयर्स टू डिग्रेड, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, स्पॉइलिंग द
इन्वायरमेंट। जंकेट कार्स जो खराब हो चुकी हैं वो, रेफ्रिजरेटर्स एंड टीवीज, देखो हम घर के अंदर, हमारे घर के अंदर 3 टीवी जो खराब हुए हुए पड़े हैं, रिपेयर करने के लिए कोई रेडी नहीं है, शायद सबके घर की कंडीशन होगी। वेरी गुड। दैट वुड पॉल्यूट एंड डिस्ट्रॉय अवर इन्वायरमेंट एंड लोकल एरियाज, इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट और हमारा लोकल एरिया सब कुछ पॉल्यूट हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।